हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश विषय का सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत टेंस, सभी प्रकार के टेंस के सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट टाइप के पूछे जाएंगे परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये आप सभी लोगों की परीक्षा के लिए, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है या फ्यूचर इंडेफिनिट में है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस को मतलब वाक्य को देख करके आप इस टेंस को कैसे पहचानेंगे? या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट में है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? मतलब चारों प्रकारों को, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप देख करके कैसे पहचान करेंगे, इसको मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है। उसको आप जरूर देख लेंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी मैं बेसिक से बिल्कुल आसानी से बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये तो मैं आप लोगों को कल ही क्लियर कर दी थी। अब आते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। ये तीनों ही मैं एक साथ एक वीडियो में खत्म करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को इंडेफिनिट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ये तीनों स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब को। सब्जेक्ट यानी होता है फ्रेंड्स, जहां पर सब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पे होता है कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका होता है फ्रेंड्स वस्तु, जिस वस्तु के बारे में बात की जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब आपका होता है क्रिया, मतलब जो कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा वो वर्ब कहलाता है। जैसे कि आपका है फ्रेंड्स सेंटेंस, ये देख लेंगे पहले कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं फुटबॉल खेलता था, यहाँ पे था है और यहाँ पे हूँ है फ्रेंड्स। तो हूँ के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है मैं फुटबॉल खेलता था, तो यहाँ पे था हो जाएगा। तो था के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज किए हैं, मतलब प्ले का प्लेड हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव के बारे में। तो ये अफर्मेटिव है फ्रेंड्स। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो कोई भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो अफर्मेटिव की मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब सकारात्मक वाक्य की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो सकारात्मक वाक्य में होता है क्या है कि आपका सब्जेक्ट पहले होता है, इसका जो ये होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये सकारात्मक वाक्य बनता है। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और खेलना क्या है फ्रेंड्स, वर्ब है। तो खेलता हूं तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा, खेलता का क्या हो जाएगा, यहाँ पे खेलना ही तो क्रिया है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। क्या खेल रहा हूँ, किस चीज को खेल रहा हूँ, क्रिकेट को खेल रहा हूँ या क्रिकेट को खेल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं का हो जाएगा आई और खेलता हूँ हो जाएगा प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ वाक्य है, तो यहाँ पे मैं जो होगा मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, मैं के बारे में बात की जा रही है, और मैं क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स सब्जेक्ट के साथ जब ये वाक्य निगेटिव मतलब नहीं में है, नकारात्मक वाक्य में है, तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होगा। और खेलता क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खेलता आपका हो जाएगा प्ले, प्ले आपका हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू ऑब्लिक डज, क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, तो क्या मतलब इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे क्या की जगह डू हो जाएगा, मैं हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका मैं है, मैं की जगह आई हो जाएगा, डू आई। और वर्ब की यहाँ पढ़ना जो होता है वो वर्ब होता है यानी क्रिया होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी रीड, और किताबें मतलब बुक्स, डू आई रीड बुक्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आई वी यू दे के साथ जो है आपका डू का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, और ही शी इट के साथ आपका डज का प्रयोग होगा, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे डज ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कब कहाँ कैसे से शुरू हो तो डू ऑब्लिक डज, और प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू ऑब्लिक डज लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आई वी यू दे के साथ डू, और ही शी इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके साथ क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करते हैं। इसमें नोट है कुछ फ्रेंड्स, इसको जान लीजिए। प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करते हैं, जैसे कि प्लूरल में क्या हो गया, आई वी यू दे, तो इसके साथ आप डू का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। और सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के साथ अफर्मेटिव में यस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि ही शी इट ये आपका सिंगुलर है, इसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे और अफर्मेटिव में यस या ईएस जोड़ देंगे। जैसे कि है वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है, तो ही के साथ आप अफर्मेटिव में मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में आप मतलब केवल अफर्मेटिव में, ध्यान दीजिए, केवल अफर्मेटिव में आप यस या ईएस जोड़ेंगे, इंट्रोगेटिव या निगेटिव में आप यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका है वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स बुक, वह स्कूल जाती है, शी गो में ईएस आपने जोड़ा है, तो शी गोज टू स्कूल, इस तरह से ये हो जाएगा। अगला रूल है फ्रेंड्स, कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया फ्रेंड्स, हु मेक्स अ नॉइस, तो यहाँ पे डू या डज का प्रयोग मेक्स से पहले नहीं होगा, ये रूल है, ठीक है। शोर कौन मचाता है या कौन शोर मचाता है, तो हु मेक्स अ नॉइस। हु गोज टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है, तो यहाँ पे कौन से जो वाक्य शुरू होगा वहां पे डू या डज का प्रयोग हु के बाद नहीं करेंगे, तो हु गोज टू कॉलेज। रूल 2 है फ्रेंड्स, कभी भी वाक्य में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से यस या ईएस हटा देते हैं। जब डू या डज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है फ्रेंड्स, तो मेन वर्ब में से हम यस या ईएस हटा देते हैं, हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। होप आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर आते हैं, तो रूल फर्स्ट है कि सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम हिंदी बोलते थे या तुमने हिंदी बोली,
इस तरह से कोई वर्ड अगर पूछा जाए, मतलब जो चीज हो चुका हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से कोई सेंटेंस अगर होता है तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तुम हिंदी बोलते थे, थे, ती थी, इस तरह से कोई वर्ड होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, पास्ट में होता है। तुम हिंदी बोलते थे या तुमने हिंदी बोली, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम को यू लिखेंगे। बोली का हो जाएगा फ्रेंड्स, स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, और हिंदी यू स्पोक हिंदी। नेक्स्ट रूल 2 है फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि तुम हिंदी नहीं बोलते थे, तो मतलब यू निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं नहीं के लिए, तो तुम का हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब जैसे इसमें मैं बता रही हूँ रूल आपको कि यहाँ पे होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम हिंदी नहीं बोलते थे, तो यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। सब्जेक्ट की जगह यू हो जाएगा, डिड नॉट तो लगेगा ही लगेगा निगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक का स्पीक ही रहेगा, मतलब बोलने का स्पीक होता है इंग्लिश, तो स्पीक का स्पीक ही रहेगा। ऑब्जेक्ट आपका हिंदी है, तो यू डिड नॉट स्पीक हिंदी पहला आपका वाक्य हो गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव वाक्य में। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में डिड सब्जेक्ट के पहले होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां इसका हम बता देते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। यहां पे पहले हो जाएगा डिड, प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहां पे हो जाएगा क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, तो यहां पे हो जाएगा डिड यू स्पीक इंग्लिश। और इसमें भी रूल 4 इस तरह से होगा फ्रेंड्स, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कॉलेज कौन गया, तो कौन के लिए हु का प्रयोग करेंगे, तो हु का प्रयोग हुआ। और यहाँ पे गया का होता है फ्रेंड्स गो, मतलब जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है फ्रेंड्स वेंट, तो हु वेंट टू कॉलेज। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस पर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट यहां जानेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा आई और बी के अलावा जो अन्य वाक्य अन्य रहेंगे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यू, ही, सी, इट, इन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। अब इसका रूल फर्स्ट है फ्रेंड्स अफर्मेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल का प्रयोग करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका हो गया फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे, तो आपका होता है यू, और यू के साथ हम प्रयोग करते हैं विल का, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स आई और बी के साथ केवल सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आप पढ़ेंगे का क्या हो जाएगा, यू विल रीड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे, तो हम का होता है वी, और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे का क्या हो जाएगा, वी शैल रीड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस विल ऑब्लिक सेल आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे राम नहीं पढ़ेगा, तो राम नहीं पढ़ेगा, राम क्या है आपका सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग विल ऑब्लिक सेल का यूज करेंगे। मतलब हमेशा किसी के नाम, किसी स्थान के, मतलब किसी का नाम जब होगा फ्रेंड्स, तो उसके आगे आप विल का प्रयोग करेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे राम के आगे आप विल का ही प्रयोग करेंगे, और नहीं पढ़ेगा में नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब रीड होता है पढ़ना ना, तो रीड ही रहेगा। ठीक है, तो राम नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट रीड।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग लखनऊ नहीं जाएंगे, तो हम का क्या होगा, बी होगा, और बी के साथ आप शैल का यूज करेंगे तो वी शैल, शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे, और जाने का होता है फ्रेंड्स गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, मतलब जाने का गो ही होता है तो गो ही रहेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, लखनऊ है, मतलब लखनऊ की बात हो रही है, तो वी शैल नॉट गो टू लखनऊ हो जाएगा आपका। अब अगला है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विल या सेल जो है वो पहले आता है, सेल या विल जो है वो पहले आता है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। अब इसमें बात करते हैं क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा में ही के साथ विल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे विल पहले हो जाएगा, फिर ही हो जाएगा, पढ़ाएगा क्या हो जाएगा, टीच इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई और बी के साथ सेल और अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखेंगे। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और ही शी इट और प्लस नेम किसी का हो, ठीक है, तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग के मेथड से आपका क्या आशय है, आपका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो इसका आंसर होगा अ टीचिंग मेथड कॉम्प्राइजेस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड यूज्ड बाय टीचर्स टू इनेबल स्टूडेंट लर्निंग। इसका अर्थ भी मैं आपको समझाते चलूंगी कि एक टीचिंग मेथड में जो है कंप्राइजेस में होता है, शामिल होता है द प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत शामिल होते हैं, एंड मेथड और विधि शामिल होती है, जो कि टीचरों द्वारा प्रयोग की जाती है स्टूडेंट के लर्निंग मतलब स्टूडेंट के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए या सीखने की प्रक्रिया में स्टूडेंट को योग्य बनाने के लिए। तो ये चीज आप इसका बहुत ही सटीक जो है डेफिनेशन है कि टीचिंग मेथड कंप्राइजेस द प्रिंसिपल्स एंड मेथड यूज्ड बाय टीचर टू इनेबल स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब कि स्टूडेंट के लर्निंग को सीखने की योग्यता को बढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड जो है टीचिंग मेथड में प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों को और विधियों को शामिल किया जाता है टीचर द्वारा। These strategies are determined partly on subject matter to be taught and partly by the nature of the learner, मतलब कि इस स्ट्रेटजीज में, इस विधि में, इस तकनीक में, इस प्रक्रिया में कह सकते हैं are determined partly on subject matter to be taught, मतलब आंशिक रूप से वो सब्जेक्ट निर्भर करता है जिसे पढ़ाया जाना है, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में आंशिक रूप से वो सब्जेक्ट मैटर करता है जिसे पढ़ाया जाना है, और आंशिक रूप से स्टूडेंट के लर्नर यानी कि जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, उसके नेचर अर्थात उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो कितना सीख सकता है, इस पर भी वो डिपेंड करता है। आंशिक रूप से उस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जिसको पढ़ाया जाना है, और आंशिक रूप से स्टूडेंट्स के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण, डिफाइन अप्रोच को समझाइए। अप्रोच यानी आप बोल सकते हैं दृष्टिकोण क्या होता है, शुद्ध हिंदी इसका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द प्रोसीजर इंडिकेट्स द स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग और मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। Technically, the procedure of teaching learning is called an approach, मतलब कि the procedure मतलब जिसको बोलते हैं प्रक्रिया, indicates the steps मतलब कि जो steps जो मतलब चरणों में, विभिन्न चरणों में, organizing teaching और managing teaching मतलब कि टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने में या मैनेजिंग टीचिंग का प्रबंध करने में, टीचिंग लर्निंग मतलब कि सीखने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का प्रबंध करने में,
हाँ, टेक्निकली द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब कि टेक्निकली मतलब कह सकते हैं जिसको तकनीकी रूप से जो प्रक्रिया होती है टीचिंग लर्निंग का, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, इज कॉल्ड एन अप्रोच। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो तकनीकी रूप से सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अप्रोच कहते हैं, अर्थात उसको दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरे इसको आप होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। द प्रोसीजर इंडिकेट्स द स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग और मैनेजिंग टीचिंग। हाँ, लर्निंग टीचिंग लर्निंग का को ऑर्गेनाइज करने में या मैनेज करने में। टेक्निकली द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग इज कॉल्ड एन अप्रोच, मतलब कि तकनीकी रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही अप्रोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, डिफाइन मेथड। मेथड अर्थात होता है विधि, विधि को डिफाइन करिए। तो टीचिंग मेथड इज अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। बहुत ही आसान शब्दों में ये डिफिनीशन है कि टीचिंग मेथड जो होता है वो एक स्टाइल होता है। किसका स्टाइल होता है? ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुतिकरण का, ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट होता है, यानी जो कोई चैप्टर है, किसी चैप्टर का कोई कंटेंट है, उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने आप उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं, उस स्टाइल को ही क्लासरूम के बच्चों के सामने किसी भी टीचिंग मेथड वही होता है कि आप कैसे कंटेंट को जो है प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं बच्चों के सामने, वही होता है मेथड, विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, मेंशन एनी 2 मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगनर्स। मतलब जो शुरुआती जो बच्चे सीख रहे होते हैं, बिगनर्स मतलब होता है जो छोटे बच्चे शुरू में पढ़ना लिखना सीखते हैं, उनके लिए कौन सी 2 विधियों का, मतलब टीचिंग रीडिंग की कौन सी 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगनर्स आर, फर्स्ट है अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मतलब होता है सिंबल्स से, या फिर चित्र दिखा करके, चित्र द्वारा, या फिर सिंबल दिखा करके, जैसे ABC, ये सब बच्चों को दिखा करके चित्रों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से किस प्रकार से हम इसको सिखाते हैं, अल्फाबेट का पहचान कराते हैं। दूसरा हो गया फ्रेंड्स वर्ड मेथड। वर्ड मेथड मतलब शब्दों की शब्द विधि जिसको बोलते हैं। तो ये 2 विधि हैं जिससे हम बिगनर्स को की टीचिंग रीडिंग स्किल को इनेबल कर सकते हैं, मतलब योग्य बना सकते हैं, उनको सीखने के योग्य बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, मेंशन एनी 1 मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग पढ़ाने की एक विधि को, मतलब एक विधि को बताइए। मतलब स्पेलिंग, अगर बच्चों को स्पेलिंग सिखाया जा रहा है तो उसके लिए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, मतलब स्पेलिंग उनकी स्ट्रांग कैसे हो सकेगी? तो इसका आंसर होगा प्लेबे मेथड, या प्लेबे मेथड को ही, या आप बोल सकते हैं या डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन आपने सभी लोगों ने डिक्टेशन जरूर लिखा होगा बचपन में, जब टीचर जो है बोलते थे श्रुत लेख जिसको बोलते हैं, सुलेख या इमला जिसको बोलते हैं। तो ये डिक्टेशन मेथड जो होता है ये भी जो है स्पेलिंग को मजबूत करने में, स्पेलिंग्स को स्ट्रांग करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, राइट द एम ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसको आप प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है? एम मतलब होता है फ्रेंड्स उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट मेथड एम टू बिल्ड अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। मतलब डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है, इसका उद्देश्य होता है टू बिल्ड मतलब होता है निर्माण करना, अ डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्रत्यक्ष संबंध, बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव और भाषा के मध्य, वर्ड एंड आइडियाज शब्दों और विचारों के मध्य, थॉट एंड एक्सप्रेशन सोच और अनुभवों के मध्य जो है एक रिलेशन का निर्माण करना होता है। दिस मेथड इंटेंड्स ऑफ स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। मतलब ये मेथड जो है इस ओर बच्चों को इस ओर ले जाता है कि वे टारगेट लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज का टारगेट बनाया गया है, उस लैंग्वेज में
कैसे कम्युनिकेट कर सके, मतलब कैसे उसमें बातचीत कर सकें। तो ये डायरेक्ट मेथड का मेन उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, राइट द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की टेक्निक क्या होती है, मतलब उसकी तकनीकी क्या होती है डायरेक्ट मेथड की। तो इसका आंसर होगा फॉलोइंग आर द मेजर टेक्निक ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहला है कि क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दी होती है इसके द्वारा भी डायरेक्ट मेथड का ये भी टेक्निक है एक। दूसरा हो क्या आपका डिक्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रुतलेख या सुलेख जिसको बोलते हैं। तीसरा हो गया रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड अर्थात बच्चों को जोर जोर से पढ़ने के लिए कहना, जोर जोर से बच्चे पढ़ें। चौथा है फ्रेंड्स स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स, समझ लीजिए इसको, कि जैसे अगर मान लीजिए स्टूडेंट जो है किसी चीज में गलती कर रहा है, किसी स्पेलिंग में अगर वो मिस्टेक कर रहा है, तो टीचर द्वारा, या किसी चीज में किसी वर्ड में वो मिस्टेक कर रहा है लिखने में, तो टीचर द्वारा उसे सेल्फ करेक्शन के लिए कहना, मतलब स्वयं वो अपने गलती को जांच करके और उसका खुद ही वो सुधार कर सके। तो इसको अब आप बोलते हैं स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। अगला हो गया फ्रेंड्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, मतलब बातचीत की का अभ्यास कराना। और छठा हो गया फ्रेंड्स पैराग्राफ राइटिंग, मतलब पैराग्राफ को लिखने के लिए बोलना। तो इसलिए व्हाट आर मेथड्स ऑब्लिक अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी पढ़ाने की जो है विधियां कौन कौन सी है। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे देयर आर फ्यू मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फर्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड है आपका डायरेक्ट मेथड, थर्ड है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, और फोर्थ है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इस प्रकार से ये 4 मेथड हैं आपके। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये 2017 में 2017 में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में होगा स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मतलब इसका क्या है, वैज्ञानिक विधि से जो है अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, मतलब कि इंग्लिश के जो है स्ट्रक्चर का जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का और उनके एनालिसिस का और लॉजिकल अरेंजमेंट का जो है साइंटिफिक स्टडी करते हैं इस मेथड के अंतर्गत, स्ट्रक्चर अप्रोच के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि एक्सप्लेन 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। मतलब कि आपको एक्सप्लेन करना है 2 मेरिट्स अर्थात 2 गुणों को और 2 दोषों के डायरेक्ट मेथड की, मतलब प्रत्यक्ष विधि के 2 गुण और 2 दोषों को पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसके आंसर में लिखेंगे मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो देयर आर फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है, इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। और सेकेंड आपका मेथड है कि वर्ड टॉट इन रिलेटेड सिचुएशंस लीव एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कि जो भी शब्द इसके अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं प्रत्यक्ष विधि में, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, वो जो है मतलब कि हमेशा के लिए जो है इम्प्रेशन छोड़ देते हैं, हमेशा के लिए छाप छोड़ देते हैं, मतलब हमेशा दिमाग में एकदम बैठ जाते हैं। ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के दिमाग में, विद्यार्थियों के दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं इस प्रकार के मेथड से अगर कोई चीज पढ़ाई जाए तो। अगला है डिमेरिट फ्रेंड्स, डिमेरिट ऑफ द डायरेक्ट मेथड। तो इसके आंसर में होगा देयर आर फॉलोइंग डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है कि ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजिली अवेलेबल, मतलब इसमें ऑडियो विजुअल एड्स जो है इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है। सो द मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव, इसलिए मेथड जो हो जाता है वो महंगा हो जाता है, काफी खर्चीला हो जाता है। एंड इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड टीचर्स, मतलब कि ये जो है क्या कहते हैं, सामान्य जो है स्कूल और बच्चों, अध्यापकों के पहुंच से बाहर हो जाता है। तो ये इसका एक दोष है। अगला दूसरा दोष है फ्रेंड्स कि दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग, मतलब ये मेथड जो है बिल्कुल जो है मातृभाषा के, मतलब जो मातृभाषा में बच्चे बोलते हैं उसको बिल्कुल निषेध करता है ये। और वाइल अ कंपैरिजन विथ मदर टंग इज ऑफन डिजायरेबल टू इरेडिकेट
persistent errors। तो इस प्रकार से ये मदर टंग के प्रयोग को बिल्कुल नकारता है। तो ये भी एक प्रकार से दोष है कि मदर टंग का अगर बच्चे मदर टंग से नहीं सीखेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरू से वो अपने फैमिली में रह करके वो मातृभाषा के प्रयोग जो उनके घर की लैंग्वेज है उसी को बोलते आए हैं। तो उसी से अगर बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, सीखने के लिए प्रेरित किया जाए उसी भाषा को माध्यम बनाते हुए, तो बच्चे इजीली चीजों को कंठस्थ कर लेते हैं, इजीली उनको सीख मिल जाती है, सीख लेते हैं। लेकिन अगर उसी को प्रोहिबिट कर दिया जाए, मतलब उसको निषेध कर दिया जाए, तो बच्चे आसानी से उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा दोष है प्रत्यक्ष विधि का। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन के कुछ जो है एडवांटेज क्या क्या है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का भी। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो पहला है इट इज इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल टाइम बाय ऑफरिंग अ सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टेंट ऑफ लॉन्ग डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है क्या होता है, इससे समय की बचत होती है पहली बात तो, और ये क्या करता है लंबे डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल बचाव करता है कि बहुत बड़े डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसमें मदर टंग को ही एक आधार मान करके इसमें जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, जिससे बच्चों को सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो अगला है फ्रेंड्स, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन। मतलब इसमें जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में सीखने के ज्ञात से अज्ञात के पहलुओं पर बहुत ज्यादा आधारित रहता है। मतलब जो चीजें पहले बच्चों को ज्ञात रहती है, मतलब नोन रहती है, जिससे बच्चे पूरी तरह से जिन चीजों को बच्चे पूरी तरह से जानते हैं उन चीजों के बारे में बता करके हम टीचर जो है अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इससे बच्चे जो है बच्चे की समझ को और अधिक बल मिलता है। मतलब बच्चे चीजों को जान करके उसके बारे में जो चीजें नहीं जानते उसको आसानी से वो सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दो चीजों का, ये दो चीजें जो हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बहुत ही एडवांटेज है, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। तो इस प्रकार से आप दो एडवांटेज होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को ये एडवांटेज समझाया है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि अक्सर जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बारे में आपके यूपी टेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझें, पढ़ें। जिस प्रकार से 3rd सेमेस्टर में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया था, उसी प्रकार से 4th सेमेस्टर को भी मैं इजी कर रही हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।